हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 और इसमें देखेंगे कि एक स्वामी कब सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्वामी स्वतंत्र ठेकेदार के अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ अपवाद कह सकते हो हैं, जहां पर एक स्वामी स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके अलग से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि एक स्वामी कब अपने सेवक के द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है या फिर स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा। ठीक है, और ये लॉन्ग में भी आपका आ सकता है, किसी क्वेश्चन के साथ आ सकता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सेवक के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए स्वामी का उत्तरदायित्व। तो एक स्वामी को कब उत्तरदायी ठहराया जाएगा, इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति जो है कि जिस व्यक्ति के द्वारा अपकृत्य किया गया था वह सेवक के रूप में नियोजित होना चाहिए। यानी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सेवक के रूप में नियोजित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सेवक के रूप में नियोजित ना होकर के एज अ फ्रेंड या एज अ मतलब ऐसे दोस्ती में कोई काम कर देता है तो फिर उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्वामी है तो वो तभी उत्तरदायी होगा जब वो अपकृत्य करता उसका नौकर हो, उसका सेवक हो। ठीक है, सेवक के रूप में नियोजित होना चाहिए। दूसरी परिस्थिति क्या है कि अकृत्यपूर्ण कार्य सेवा के दौरान मतलब वो जो टाइम पीरियड होता है जब वो एज अ ड्यूटी काम कर रहा होता है, ठीक है, सेवा के दौरान कार्य कर रहा होता है, अगर उस टाइम पे अगर वो कोई अपकृत्य करता है तो उसके लिए भी स्वामी उत्तरदायी होगा। आइए अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में। फर्स्ट है आपका कि सेवक के रूप में नियोजन, यानी स्वामी के दायित्व की पहली शर्त यही है कि वह सेवक के रूप में नियोजित होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के अपकृत्यों के लिए स्वामी को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है तो वह उसका नौकर होना चाहिए, तभी वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। एक सेवक वह व्यक्ति होता है जो स्वामी के नियंत्रण और निर्देश में वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करता है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जब सेवक एक व्यक्ति के द्वारा नियोजित होता है लेकिन वह नियंत्रण में किसी दूसरे के कार्य कर रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह देखा जाता है कि कौन वेतन का भुगतान करता है तथा किसे पद मुक्ति का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा नौकर को नियोजित किया जाता है लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में कार्य कर रहा होता है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो नौकर है तो इस नौकर के द्वारा अगर कोई अपकृत्य किया जाता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, जिसके द्वारा नियोजित हुआ है या जिसके नियंत्रण में कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर है कि जिस व्यक्ति के द्वारा इसको भुगतान किया जा रहा हो, वेतन दिया जा रहा हो, या जिस व्यक्ति को उसके पद मुक्ति यानी नौकर को पद से हटाने का अधिकार है, उसी व्यक्ति को इसका कह सकते हो स्वामी कहा जाएगा और उसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा एक सेवक के द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए। अब यहाँ पे एक केस है KCD वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इस मामले में एक हाउस सर्जन तथा अन्य स्टाफ की उपेक्षा के लिए अस्पताल के प्राधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया। जैसे कि कोई एक हॉस्पिटल है और उसके कर्मचारी या स्टाफ की गलती की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है, तो उसके लिए उसका हॉस्पिटल जिम्मेदार होगा। अगर कोई कर्मचारी नौकर के द्वारा उपेक्षा की जाती है किसी हॉस्पिटल के, तो वहाँ पर हॉस्पिटल एक स्वामी के रूप में होगा और उसी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेवा के दौरान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवा के दौरान यानी सेवा के दौरान शब्दावली से तात्पर्य उस अवधि से होता है जहाँ पर एक व्यक्ति स्वामी के सेवा में रहता है। ठीक है, और इस अवधि में सेवक स्वामी के लाभ के लिए कार्य करता है, इसलिए सेवक के द्वारा उस अवधि में किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए स्वामी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सेवा के दौरान का मतलब उस समय अवधि से होता है, उस टाइम पीरियड से होता है जहाँ पर एक व्यक्ति स्वामी के लिए कार्य करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवर को नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ड्राइवर के द्वारा कोई उपेक्षा की जाती है, कोई भी एक्सीडेंट किया जाता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, उसका मालिक उत्तरदायी होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अपने मालिक के लाभ के लिए गाड़ी चला रहा है, लाभ के लिए काम कर रहा है। लेकिन यही नौकर कल जाकर के अपने घर में खुद अपने लिए कार चला रहा है या अपने खुद ड्राइव करके जा रहा है अपने लाभ के लिए, तो अगर उस दौरान उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई उपेक्षा हो जाती है तो ये मालिक उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मेन पूरा कंक्लूजन यही हुआ कि एक स्वामी अपने सेवक के द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए तब उत्तरदायी होगा जब वो स्वामी जो है, सेवक जो है, वो एक नौकर के रूप में, सेवक के रूप में नियुक्त होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि सेवा के दौरान कार्य किया गया है। अगर सेवा के दौरान कार्य नहीं किया गया है तो वहां पर स्वामी जो है सेवक के द्वारा अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, अब इसी पे एक केस था, केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस ये था कि यहाँ पर इस वाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी के बाद में क्या होता है कि एक बैंक का कर्मचारी जो कि वादी का एक दोस्त होता है, ठीक है, और वादी के घर में वो एक दोस्त के नाते उसके जाता है, तो वादी के द्वारा उसको कुछ धनराशि दी जाती है कि ये लो पैसा, इस पैसे को बैंक में कल जमा करा देना। ठीक है, यहाँ पर इसके दोस्त के द्वारा ना तो इसको कोई रसीद दी जाती है, कुछ नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको पैसे दे देते हैं। अब ये जो कर्मचारी होता है बैंक का, ये फरार हो जाता है इस पैसे को लेकर के। तो यहाँ पर वादी के द्वारा जब बैंक के ऊपर वाद लाया जाता है तो न्यायालय यहाँ पे यह निर्णय देता है
है कि जो कर्मचारी था वो एक बैंक का कर्मचारी होकर के कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक इसके मित्र के रूप में कार्य कर रहा था, एक दोस्त के रूप में कार्य कर रहा था। इसलिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगी। ये कर्मचारी बैंक की सेवा के दौरान कार्य नहीं कर रहा था, ना ही बैंक के लाभ के लिए कार्य कर रहा था, वो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा था, इसलिए वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा एक केस है लॉयड का केस है। इस मामले में क्या होता है कि एक महिला होती है जो कि अपने मकान को बेचना चाहती है, या कह सकते हो कि अपने मकान का सदुपयोग करने के लिए एक लॉ फर्म के एक वकील से सलाह लेती है कि भाई उस मकान का वो क्या करे। तो लॉ फर्म के वकील के द्वारा उसको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने मकान को बेच दो और उससे जो पैसा मिले उस पैसे को आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, उसका सदुपयोग करो किसी दूसरे काम में। ठीक है, तो इस वकील के द्वारा उस महिला को बेचने वाले कागजात दिए जाते हैं, उस पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं, लेकिन धोखे से वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेता है और उस जमीन को बेच करके उसका पैसा लेके वो खुद फरार हो जाता है। ठीक है, तो इस महिला के द्वारा जब लॉ फर्म के ऊपर वाद किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा निर्णय में इस लॉ फर्म को उत्तरदायी ठहराया जाता है, क्योंकि ये जो वकील था वो लॉ फर्म का वकील था और उसकी सेवा के दौरान ही काम कर रहा था, इसलिए लॉ फर्म को उत्तरदायी ठहराया गया। ठीक है, अब दूसरा जो है स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायित्व। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि एक व्यक्ति यानी जो स्वामी होता है स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वह स्वामी के नियंत्रण और निर्देश में कार्य नहीं करता है, वह अपने हित के लिए कार्य करता है, वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी स्वतंत्र ठेकेदार को स्वामी के द्वारा सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, वह स्वतंत्र ठेकेदार अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ परिस्थितियां हैं, कह सकते हो कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां पर एक व्यक्ति स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, अभी कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। अवैध कार्य करने के लिए स्वतंत्र ठेकेदार की नियुक्ति करता है तो उससे होने वाली सभी क्षतियों के लिए नियोजक या स्वामी उत्तरदायी होता है, क्योंकि यहाँ स्वामी स्वयं अवैध कार्य का पक्षकार होता है, अतः वह संयुक्त अपकृत्यकर्ता होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए किसी स्वतंत्र ठेकेदार की नियुक्ति करता है तो उससे होने वाली यानी उस कार्य से होने वाली क्षति के लिए, नुकसान के लिए वो स्वामी भी उत्तरदायी होगा, क्योंकि वो स्वामी उस कार्य का अवैध कार्य का पक्षकार बन जाता है और इसलिए दोनों ही संयुक्त अपकृत्यकर्ता माने जाएंगे। और यहाँ पर वादी को यह अधिकार होगा या विकल्प होगा कि वो उन दोनों के ऊपर एक साथ वाद ला सकता है, क्योंकि वो दोनों एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता माने जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट जो है कठोर दायित्व के मामले में, यानी कठोर दायित्व के मामले में भी एक स्वामी को स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और यहाँ पर स्वामी जो है ये तर्क नहीं दे सकता है कि उसने स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा ये काम करवाया था, अतः वह उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब कठोर दायित्व का नियम जो है ये क्या होता है, तो कठोर दायित्व का नियम का मतलब ये है कि जहां पर कोई प्रतिवादी दोषयुक्त आचरण के बिना ही उत्तरदायी ठहराया जाए। ठीक है, तो उसी को कठोर दायित्व का नियम बोलते हैं, कठोर दायित्व का मामला बोलते हैं। ये रॉयल एंड फ्लेचर का मामला इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मामले में कठोर दायित्व के नियम का प्रतिपादन किया गया था, एक ये अलग टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है कि कठोर दायित्व के रॉयल एंड फ्लेचर का मामला क्या है, इसमें क्या डिसीजन दिया गया, मामला क्या था, ये एक अलग टॉपिक है, इसको अलग कभी कवर कराएंगे। लेकिन इस मामले में जो जजमेंट दिया गया था न्यायालय के द्वारा वो यह था कि अगर एक व्यक्ति अपनी भूमि का असहज और अस्वाभाविक प्रयोग करते हुए अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाता है या उसका संग्रह करता है और यदि उस वस्तु का उसके नियंत्रण से पलायन हो जाता है, यानी अगर वो वस्तु उस व्यक्ति के नियंत्रण से निकल जाती है तो उससे होने वाली क्षति के लिए उसका कठोर दायित्व होगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि यह बचाव नहीं होगा, यानी वो व्यक्ति जो है स्वामी है यह बचाव नहीं ले सकता है कि उसने यह काम एक स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा। पॉइंट है राजमार्ग पर हुए क्षतिकारक निर्माण से क्षति, यानी अगर कोई आम रास्ते पर काम करवाता है, ठीक है, तो उस कार्य से होने वाली क्षति के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा, भले ही वह कार्य स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा कराया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आम रास्ते पर, अगर राजमार्ग पर जहाँ से सभी लोग जाते आते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी क्षतिकारक निर्माण का कार्य करवाया जाता है और उससे अगर किसी को क्षति हो जाती है तो उसके लिए स्वामी उत्तरदायी होगा, भले ही वो स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा काम करवाया गया है। अब इस मामले में एक टेरी वर्सेस एस्टन का मामला है, पगडंडी पर लैंप, इस कीवर्ड से आप इस केस को याद रख सकते हो। ये मामला क्या हुआ था कि इस मामले में प्रतिवादी के द्वारा एक स्वतंत्र ठेकेदार से एक अपने घर के निकट एक लैंप लटकवाया जाता है, यानी ये जो लैंप लटकाने का काम है वो स्वतंत्र ठेकेदार को दिया जाता है। वो स्वतंत्र ठेकेदार एक लैंप लटकाता है प्रतिवादी के घर के सामने और उससे एक व्यक्ति को क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है। तो न्यायालय के द्वारा यह कहा जाता है कि जो प्रतिवादी है वो इसके लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि उसका यहाँ पे ये कर्तव्य था कि उसको ये देखना चाहिए था कि जो लैंप रास्ते में लटका हुआ है तो ये इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें कोई क्षति तो नहीं है, किसी व्यक्ति को इससे चोट तो नहीं लग सकती। ये प्रतिवादी का यहाँ पे कर्तव्य था और प्रतिवादी ये तर्क देकर नहीं बच सकता है अपने दायित्व से कि उसने ऐसा काम स्वतंत्र ठेकेदार से करवाया था। ठीक है, तो ये है इसका। इसी के साथ आपका ये टॉपिक आज का फिनिश हो गया। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।